हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपने कल के ही टॉपिक को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल हमने सीख लिया था कि हमारे कैसे रिएक्शन होते हैं। दो तरह के रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और हमारे एंडोथर्मिक। अब हमारा आता है चेंज इन टेम्परेचर। तो जब किसी रिएक्शन के होने से हमारा टेम्परेचर या किसी रिएक्शन को करने के लिए या तो हमें हीट की ज़रूरत हो या उस रिएक्शन की वजह से हीट रिलीज हो, जिससे कि दोनों ही सिचुएशन में उस ऑब्जेक्ट का, उन रिएक्टेंट का हमारा टेम्परेचर चेंज हो गया, देन दैट रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। तो इसको करने के लिए हमने क्या करा, हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, जिसे कि हमने क्या करा, हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और उसके अंदर हमने पानी को डाला। तो हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जो ये हमारे रिएक्टेंट थे और जो मेरा ये फाइनल प्रोडक्ट बना, तो जब हम देखेंगे, जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो अमाउंट ऑफ हीट बबल्स प्रोड्यूस होंगे। क्योंकि हीट बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दैट एंश्योर्स दैट देयर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स का जो टेम्परेचर था और जो प्रोडक्ट का टेम्परेचर है, देयर इज अ चेंज इन इट। सो दिस रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज केमिकल रिएक्शन। अब इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर को हम कैसे प्रूव करेंगे। ये तो हमारा हो गया एक्सोथर्मिक। अब हमने एक और करा, अब हमने क्या करा, जिंक ग्रैनुअल। जब हमने अपने पिछली क्लास में जिंक ग्रैनुअल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा था, तो जिंक ग्रैनुअल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला था, उसका टेम्परेचर भी हमारे रिएक्टेंट के टेम्परेचर के कंपैरिजन में क्या था, रेज्ड था, बड़ा हुआ था। क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हुआ तो इसीलिए वो रिएक्शन के अंदर केमिकल रिएक्शंस की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गई, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। अब हमने इसके लिए एक और लिया, हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। केमिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके अंदर मैंने अमोनियम क्लोराइड हमारा क्या होता है, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को जब मैंने मिक्स किया टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसको ग्लास रॉड से हिलाया, तो मेरा बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर बना। बेरियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया बना, ठीक है। जब मेरे ये तीनों चीजें बनी तो अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो कौन सा हो गया, ये हीट को एब्जॉर्ब किया गया है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन और इसमें देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन की हमारी जो पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि दैट एनी रिएक्शन कैन बी अ केमिकल रिएक्शन, वो हमारी आती है चेंज इन स्टेट। ये कैसे होता है, तो देखिए चेंज इन स्टेट को हम कैसे करते हैं टेस्ट करने के लिए। इसके लिए हमने क्या करा, कंबशन रिएक्शन लिया कैंडल वैक्स का। देखिए कैंडल वैक्स जो होती है, मोमबत्ती हमारे सबके घरों में होती है, तो मोमबत्ती का जब कैंडल वैक्स को आप बर्न करते हैं तो उसका जो स्टेट है वो सॉलिड से कौन से स्टेट में आ जाता है, वो मोल्टन स्टेट में आ जाता है, वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। क्योंकि स्टेट चेंज हो गया तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हुआ, ये हमारा हुआ केमिकल रिएक्शन। अच्छा एक और बात बताती हूँ इसको समझाने के लिए। देखिए जब ना आप दिवाली होती है, कोई फेस्टिवल होता है, हम ना बड़ी सारी ना वैसी परफ्यूम्ड वैक्स लाते हैं। अब क्या होता है, वो जो परफ्यूम्ड वैक्स हम लाते हैं, वो वैक्स एक पर्टिकुलर हमारे ग्रास में या किसी भी तरह की शोई सी ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा वो सॉलिड वैक्स होता है। अब जब आप उसको बर्न करते हैं, ठीक है, बर्न कर रहे हैं, तो जो वो परफ्यूम्ड कैंडल होती हैं उससे एक अच्छे से परफ्यूम की खुशबू हमारे एटमॉस्फेयर में फैलने लगती है। कैसे फैलती है, वो सॉलिड था, ठीक है, बर्न हुआ तो उसके वेपर बने।
वेपर क्या थे, गैस थे। तो सॉलिड से क्या बन गया आपका, सॉलिड से चेंज होके क्या हो गया, गैस, चेंज इन स्टेट हो गया। तो क्योंकि चेंज इन स्टेट हो गया जब वेपर बर्न हुए, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके से हमारा कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है, इसके लिए 5 तरह के नियमों में से कोई एक नियम उस इक्वेशन को पूरा करना पड़ेगा। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, और हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इन पांचों में से अगर एक भी कंडीशन पूरी हो रही है, एक से ज़्यादा हो रही है तो वो तो है ही, अगर एक भी कंडीशन पूरी हो रही है तो दैट रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब हम जब केमिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन का जब आप यूज़ करेंगे, तो जैसे कि मैंने मान लीजिए एक केमिकल इक्वेशन लिखी ZnH2SO4, ठीक है, इससे मेरा बना ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्योंकि केमिस्ट्री कर रहे हैं और आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, और केमिस्ट्री या साइंस से बच्चों को बहुत डर लगता है, आपको डरना नहीं है। आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें रोज़ सीखनी है और उनको एब्जॉर्ब करना है। आपको देखेंगे कि ये बहुत ही आपके लिए आसान होगा। मैंने इस रिएक्शन को लिखा कि जिंक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का जब मैंने रिएक्शन करा तो ZnSO4 और H2 बन गया, ये केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको सिंपल लिख दिया, आप भी बड़े खुश हो गए। लेकिन ये रिएक्शन जो है अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। इस रिएक्शन से आपको ये पता नहीं लग रहा कि जो मैंने जिंक लिया है वो मोल्टन फॉर्म में लिया है, सॉलिड फॉर्म में लिया है, या पाउडर्ड फॉर्म में लिया है। सिमिलरली जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो लिक्विड फॉर्म में बना है, पाउडर्ड फॉर्म में बना है, या सॉलिड फॉर्म में बना है। तो दिस information, this chemical reaction does not portray the complete information. This is incomplete. So to express a chemical equation in a more fulfilled or complete way, to make it more informative, हमें इसमें क्या करना होता है, to make it as appropriate informative, हमें इसकी यहाँ पर क्या लिखनी होती है, स्टेट्स लिखनी होती है। Zn क्या है हमारा, S क्या हो गया आपका सॉलिड, H2SO4 क्या है, एक्वेरियस, लिक्विड उसमें है। ZnSO4 हमें किस में मिलेगा, एक्वेरियस फॉर्म में मिलेगा, और H2 आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई गैस। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको मोर इंफॉर्मेटिव कर दिया। तो मोर जब इंफॉर्मेटिव कर देते हैं आप, तो न केवल आपको समझ में आता है, तो जब आपकी चेकिंग हो रही होती है तो उनको ये लगता है कि इस बच्चे ने बिल्कुल थॉरो स्टडी किया हुआ है, तो आपके नंबर कटने की गुंजाइश जो होती है वो कम हो जाती है। एक और रिएक्शन से समझाती हूँ आपको, आप केमिकल इक्वेशन से कैसे अपने आंसर को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। देखिए, मैंने क्या करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, CaOH, ठीक है, CaOH2, सॉरी रिएक्शन होगा, एक और इक्वेशन, एक और सब्सटेंस आएगा, CO2 क्या बन गया मेरा, CaCO3 और H2, ठीक है। अब इसको मोर इंफॉर्मेटिव करने के लिए मैंने क्या करा, ये मेरा एक्वेरियस था, CO2 मेरा गैस था, जो मेरा ये CaCO3 बना, ये मेरा क्या बना, वाइट प्रेसिपिटेट बना, और H2O मेरा क्या था, वाटर, ठीक है, लिक्विड, ठीक है। अब मैं इसको मोर और एक और इंफॉर्मेटिव बना रही, CaOH2 मेरा क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। CO2 मेरा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CaCO3 मेरा क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये मेरा क्या था, वाटर। तो देखिए, अब पहले में तो मैंने स्टेट्स लिखी, मोर इंफॉर्मेटिव बना दिया, दूसरा में मैंने उनके नाम लिख दिए। आप कहेंगे कि मैम नाम लिखने का कोई औचित्य तो है नहीं, टाइम भी वेस्ट होगा और हमारा ना समय वेस्ट हो रहा है, हमें तो पेपर पूरा करना होगा। मैं आपकी बात से अग्रीड हूँ, लेकिन जब आप इसको हैबिट बना लोगे ना, तो ये आपको लिखने में इतना समय नहीं लगेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आपको क्लिक करेंगी चीज़ें, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, आपको सिंपल क्लिक कर जाएगा। जब कोई आपको बोलेगा
या आप कुछ और आगे फर्दर केमिस्ट्री में या साइंस में कुछ और करेंगे, किसी ने आपको सिंपल बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपके सिंपल पूछ जाएगा CaOH2। जैसे कि कोई हमें बोलता है वाटर, तो हमें सब में पता होता है H2O, वो समझाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप वो 5th क्लास से H2O वाटर पढ़ते जा रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड आप पढ़ते जा रहे हो तो आपको पता है वो CO2 है, वो हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो CO2 बोलते ही आपको समझ आ जाता है कि ये CO2 नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। अब इसी तरह आप इसको कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट तो हम इतना यूज्ड टू नहीं है इस चीज़ के, लेकिन जब आप इसको याद कर लेंगे कि CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको स्ट्राइक हो जाएगी। तो जब आपको ये केमिकल फार्मूलाज याद होने शुरू हो जाएंगे ना, तो आपके लिए केमिस्ट्री एक आसान चीज़ बन जाएगी बजाय TDS बनने के। तो इस तरह से हम एक केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव करते हैं। इससे ना केवल हमारे लिए अच्छा रहता है, बल्कि आपका जो प्रेजेंटेशन है पेपर का वो भी बढ़िया लगता है, ठीक है। तो आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।